Hello everyone and good morning. My name is Vivek Sharma and today we will be discussing about major articles of the day. तो पहले वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी के बारे में बात करेंगे, सियाचिन ग्लेशियर एंड आरबीआई के बारे में बात करेंगे कि वो अपना यूएस ट्रेजरी बिल के एक्सपोजर को रिड्यूस कर रहे हैं। तो आइए एक एक करके इन आर्टिकल्स को समझते हैं। जैसा कि आपको सभी को पता होगा, रिसेंटली हेल्थ रीजंस की वजह से हमारे पूर्व वाइस प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया था, जिनका नाम था धनखड़ साहब। अब इनके बाद ये पोस्ट जब खाली होती है तो यहां पर वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं और इस इलेक्शन को आपकी इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवाती है। इसमें जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसमें नॉमिनेटेड प्लस इलेक्टेड दोनों मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं आपके पार्लियामेंट के, एंड स्टेट मेंबर्स का कोई भी रोल नहीं होता। जैसे कि आप वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में जानते हैं कि ये पैन इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करते, तो इस वजह से यहां पर प्रेसिडेंट के इलेक्शन से विपरीत जो आपके नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड मेंबर हैं, सिर्फ उन्हीं को वोटिंग राइट रहता है। तो कुल मिला के यहां पर जो एनडीए नॉमिनेटेड पर्सन थे, यानी कि सीपी राधाकृष्णन जी, ये हमारे क्या बन चुके हैं, अभी के लिए वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं, एंड ये 15th वाइस प्रेसिडेंट है, 17th नहीं। तो यहां पे आपको याद रखना है कि भाई पहली बात, इनके जो क्राइटेरिया जिस बेसिस पे इन्हें सिलेक्ट किया जाता है, तो ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं करने चाहिए, मतलब इम्पार्शियलिटी को इंश्योर करने के लिए जरूरी है। ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, एज 35 होनी चाहिए, एंड मोर ओवर राज्यसभा की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए ये क्वालिफाई करे तभी। नाउ इसके अलावा ये किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होने चाहिए, चाहे आप लोकसभा, राज्यसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें, किसी के भी मेंबर ये नहीं होने चाहिए। अब बात आती है कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में क्या कहता है, देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट, ऐसा इन्होंने कहा। मोर ओवर यहां पर आर्टिकल 64 कहता है कि भाई ये एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन है राज्यसभा के, जो कि इंश्योर करते हैं राज्यसभा में इम्पार्शियलिटी को। मोर ओवर आर्टिकल 66 इनके इलेक्शन के प्रोसीजर के बारे में बात करता है, जहां पे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू इन्हें इलेक्ट किया जाता है। आर्टिकल 67 इनके ऑफिस टर्म यानी 5 ईयर के पूरे टर्म के बारे में बात करता है। आर्टिकल 68 वैकेंसी के बारे में बात करता है कि जैसे किस केसेस में वैकेंसी हो सकते हैं, जैसे ये प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन दे सकते हैं। मोर ओवर जैसे इनके डेथ के केस में कितनी जल्दी आपको इलेक्शन कंडक्ट करवाने चाहिए, वो सब चीजें यहां पर गिवन है। आर्टिकल 69 ओथ के बारे में बात करते हैं, जिसको एडमिनिस्टर करते हैं आपके प्रेसिडेंट। एंड मोर ओवर आर्टिकल 71 अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट की यहां पर जुरिस्डिक्शन रहेगी, इस बारे में बात करता है। तो ये चेयरपर्सन है राज्यसभा के एज डिफाइंड इन आर्टिकल 64। मोर ओवर ये पार्लियामेंट्री बैलेंस को इंश्योर करते हैं ऑपोजिशन की वॉइस सुनी जाए, एंड ये एक्ट करते हैं एज अ प्रेसिडेंट जब प्रेसिडेंट की कुर्सी खाली हो या वो टेम्परेरी अनअवेलेबल हो। मोर ओवर प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं ये, जहां पर ये इंश्योर करते हैं कि सेशन के अंदर ऑर्डर को मेंटेन करें, एंड प्रोसीजरल जो भी डिसीजन होते हैं हाउस के वो यही लेते हैं। अब आर्टिकल 66 की बात की जाए तो ओनली आपके मेंबर्स जो लोकसभा राज्यसभा के वही वोट कर सकते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इनका रहेगा, एंड इलेक्शन आपका इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवाता है, एंड इसमें टेन्योर रहेगा इनका 5 साल और वापस से री इलेक्ट इनका किया जा सकता है। तो यहां पर आपको इसके बारे में मैंने बता दिए। तो ये चीजें हैं जो आपको यहां पे याद रखनी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी रिपोर्ट जो अभी रिसेंटली न्यूज में रही है, दैट इज नारी रिपोर्ट। अब देखो 2012 के दिल्ली कांड के बाद यानी निर्भया कांड के बाद 13 साल कंप्लीट हो चुके हैं, बट सिचुएशन वैसी की वैसी है, कुछ भी हालात में बदलाव नहीं देखने को मिला है। जैसे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इन्होंने एनसीआरबी से आगे बढ़ते हुए ये देखा कि किस तरह से अलग अलग सिटीज परफॉर्म करी है विद रिस्पेक्ट टू वुमेन फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें दिल्ली का रैंक 28 रहा। इसमें 12,000 से ज्यादा लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें 31 आप कह सकते हो इंडियन सिटीज को देखा गया। एंड मेजरली अगर हम बात करें तो ज्यादातर जो हरासमेंट है अनरिपोर्टेड जाती है, एंड इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी रहती है कि सेफ्टी परसेप्शन बहुत अच्छा नहीं है और बहुत सारे गैप एग्जिस्ट करते हैं। अब इसमें पैरामीटर क्या है कि आपने क्या इंस्टीट्यूशनल मेजर्स लिए, रिपोर्टिंग बिहेवियर क्या है, हरासमेंट के कितने इंसिडेंट्स रहे, पब्लिक परसेप्शन क्या है, एंड वुमेन फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है आपकी सिटी के अंदर, जैसे पॉलिसीज वगैरह आपने क्या कुछ चीजें करी हैं
वो आपका यहाँ पर देखा जाता है। तो कहते हैं 40% महिलाएं जो अर्बन एरिया में रहती हैं वो अनसेफ फील करती हैं। 7% कहते हैं कि भी हमने कभी ना कभी हरासमेंट को रिपोर्ट किया है, क्योंकि एनसीआरबी के डाटा से बहुत ज्यादा कम है। 31 अगर हम 31% की बात करें तो ये कहते हैं कि भाई बहुत मिनिमल सा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली में एग्जिस्ट करता है वुमेन सेफ्टी को लेके। 41% अनसेफ फील करते हैं डेजर्टेड प्लेस में, 35% अनसेफ फील करती है नाइट के टाइम पे, एंड 12% हरासमेंट रिपोर्ट करती है। नेशनल एवरेज की अगर हम बात करें तो उससे अलग है ये रिपोर्ट। एंड मोर ओवर अगर हम बात करें साइट्स फॉर हरासमेंट सबसे ज्यादा नेबरहुड में देखने को मिलती है, एंड फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, खासकर लास्ट माइल कनेक्टिविटी जहां पर भीड़ भाड़ सबसे ज्यादा होती है। तो यहां पर पोस्ट के बारे में बात करें तो पोस्ट के बारे में भी लोगों को बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं है। बेस्ट सिटीज में मुंबई, कोहिमा, भुवनेश्वर, गैंगटॉक, ईटानगर आता है आपका, एंड कोलकाता, दिल्ली, रांची, श्रीनगर एंड हैदराबाद, फरीदाबाद, ये सबसे वर्स्ट सिटीज में आता है। आइए अब बात करते हैं प्लेसेस इन न्यूज में सियाचिन ग्लेशियर की, जहां पर अवलांचेस के कारण हमारे 3 बहादुर सिपाहियों की जान चली गई। अब देखो, अगर हम बात करें सियाचिन ग्लेशियर की तो ये सेकंड हाईएस्ट ग्लेशियर है, एंड आप ये कह सकते हो सेकंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है वर्ल्ड का आउट ऑफ पोर्ट। ये कराकोरम रेंज के अंदर आपको मिलता है, जो कि इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के ट्राई जंक्शन पे है। ऑपरेशन मेघदूत 1984 में जो इंडिया ने कंडक्ट किया था, तो उसके बाद हमने इस हाइट के ऊपर अपना कैप्चर रखा, और ये पाकिस्तान चाइना के लिंकेज को रोकता है कराकोरम पास में, एंड स्लोत्रो जो रिज है उसके ऊपर कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग के लिए हेल्प करता है। तो ये आपका सियाचिन ग्लेशियर है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि ये चाइना का सियाचिन एरिया और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर दोनों एरिया पे नजर रखने में हमें हेल्प करता है। आइए अब बात करते हैं ट्रेजरी बिल्स की। ट्रेजरी बिल्स क्या है और किस तरह से आप इसे समझ सकते हैं। देखो, ट्रेजरी बिल्स की अगर हम बात करें, ये शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है जिनकी मैच्योरिटी लेस देन 1 ईयर होती है, मतलब 91 डेज, 182 डेज, 364 डेज। अब इसमें ये 10,000 के डिनोमिनेशन में आते हैं, पहले 25,000 के में आते थे, अब घटा के 10,000 कर दिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसे इसको इशू करते हैं, मतलब कोई भी सॉवरन गवर्नमेंट कर सकती है, एंड सेंट्रल बैंक इसे मैनेज करते हैं, जैसे इंडिया में आरबीआई। तो ये इंडिया में तो ऑक्शन के थ्रू ई कुबेर ऐप से आप इसे यूज करते हैं। इसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, कमर्शियल बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड्स, या आपके कॉर्पोरेट्स, स्टेट गवर्नमेंट, इवन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एंड रिटेल इन्वेस्टर्स। तो इसको आप ये कह सकते हो कि गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म जब भी लिक्विडिटी चाहिए होती है तो इस तरह के बॉन्ड्स को इशू करता है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास ऐसे ही बहुत बड़ी एक होल्डिंग देखने को मिलती थी यूएस के ट्रेजरी बिल्स की, बट इतिहास गवाह है यूएस ने रशिया के ऊपर जब सैंक्शंस लगाए थे तो उसने इसी चीज को एज अ टूल की तरह यूज किया था, जहां पर आप ये कह सकते हो कि 2022 में उनके रिजर्व्स को फ्रीज कर दिया। तो हम नहीं चाहते कि फ्यूचर में हमारे साथ ऐसी सिचुएशन आए, बिकॉज हमारे अभी ट्रेड वॉर चल रही है यूएस के साथ। तो हमने अब डिक्लाइन करनी स्टार्ट की है अपनी पोजीशनिंग यूएस के टी बिल्स के अंदर। अभी फिलहाल अगर हम बात करें ग्लोबल सिक्योरिटी की, तो अपने पास गोल्ड रिजर्व काफी अच्छा खासा देखने को मिलता है, डोमेस्टिक रिजर्व काफी ठीक ठाक है, एंड हमारा फॉरेक्स रिजर्व भी काफी स्ट्रांग है, $694 बिलियन के आसपास है, एंड हम वन ऑफ द लार्जेस्ट आप ये कह सकते हो फॉरेक्स रिजर्व को होल्ड करते हैं। बट अभी हम इसको डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं गोल्ड और सॉवरन बॉन्ड्स में, ना केवल यूएस के, बल्कि हम चाहते हैं कि जापान, जर्मनी, फ्रांस और यूके के भी सॉवरन बॉन्ड्स में हम इन्वेस्ट करें, एंड मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस के बॉन्ड्स के अंदर भी हम यहां पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। वैसे गोल्ड सबसे ज्यादा अभी सेफेस्ट ऑप्शन हमें दिख रहा है, और ये ट्रेड ऑफ के लिए मतलब आप ये कह सकते हो कि भाई यील्ड ऑलरेडी इसकी हम देखें तो बहुत ज्यादा आपको नहीं देखने को मिल रही। तो हम ये चाहते हैं कि भैया आने वाले समय में हम गोल्ड की तरफ या बाकी जो आपके बिल्स हैं उसकी तरफ हम शिफ्ट करें। हम यूएस के ऊपर अपनी टी बिल्स की जो डिपेंडेंसी उसको रिड्यूस कर रहे हैं। तो दीज आर द थिंग्स जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।